बिना शिक्षा मनुष्य पशु समान होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये बिल्कुल सत्य भी है। जिस तरीके से एक इंसान के लिए जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत उसे अच्छी शिक्षा की होती है, जो कि हर कदम पे उसका साथ देती है, अच्छे बुरे का पहचान कराती है और उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है फहीम और आप देख रहे हैं टेक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, टीचर्स के लिए क्या चेंजेस हुए हैं, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और फिर मैं यहाँ लास्ट में अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि स्कूली शिक्षा से लेके स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को हर एक लेवल पे बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सीख सके, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग सीख सके, इंटर्नशिप बेस्ड लर्निंग सीख सके। हर एक लेवल में स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करने का एक सिस्टम बनाया गया है जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। पहला जो यहाँ पे है HRD मिनिस्ट्री का नाम जो बदलकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। दूसरा जो यहाँ पे चेंजेस है, GDP जो पहले 1.6% था एजुकेशन के ऊपर जो भी खर्च होता था, उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। और तीसरा जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% बढ़ाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है स्कूल एजुकेशन और दूसरा जो है हायर एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंजेस है स्कूल एजुकेशन के ऊपर, वो ये है कि जो पुराना हमारा जो पैटर्न हुआ करता था 10+2 का, जो हमारे स्कूल का पैटर्न था कि किसी भी बच्चे को 10+2 करने के बाद ही उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना होता था, अपने करियर को चूज कर सकते थे वो। यहाँ पे ये पूरा बैरियर हट चुका है। यहाँ पे जो 10+2 का जो सिस्टम था, जो पैटर्न था, उसको बदल कर यहाँ पे 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5+3+3+4 है क्या। बेसिकली इसे ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज। फर्स्ट ग्रुप का नाम यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है, जिसके अंतर्गत 5 साल का जो है ड्यूरेशन लिया गया है, जिसमें प्री स्कूल से लेके, मतलब प्री स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, वहाँ उससे लेके क्लास 2 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। मतलब इनको बिना सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए ही ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा कि ये राइमिंग के थ्रू, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सिंगिंग के थ्रू, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। हर एक चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनको। क्लास 2 तक इनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। बच्चे गेम्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्रैक्टिकल करके, डांस करके, हर एक तरीके से यहाँ पे बच्चे सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे, जो कि डेवलप कंट्री में पहले ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में उसी पैटर्न को हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं कैटेगराइज करूँ इसको, तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो प्री स्कूल के लिए एलिजिबल होंगे, वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा अगर 5 साल का होता है तो 5 साल से 8 साल के जो बच्चे होते हैं वो 1 से 2 क्लास को जो है वो फॉलो करेंगे और उनका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाएगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है फाउंडेशनल स्टेज, उसका सिलेबस अलग डिज़ाइन किया जाएगा पूरे हर एक अलग अलग, मतलब जो भी एज ग्रुप है उनके लिए। मतलब जो भी बच्चे इस ग्रुप में आते हैं फाउंडेशनल स्टेज में। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट जो है हमारा 3 इयर्स का है, जिसे हम सेकंड स्टेज बोलते हैं, प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं। प्रीपरेटरी स्टेज जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ बेस्ड
लर्निंग सिखाई जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसमें जो क्लासेस होंगे वो 3 से 5 के होंगे इस स्टेज में, और जो एज ग्रुप होगा यहाँ पे 8 साल से 11 साल के बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग और अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और यहाँ पे इनको हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से समझाया जाएगा एज यूजुअल जो स्कूल में फॉलो होता है। चलिए बात है नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे बोलते हैं मिडिल स्टेज, जिसमें 3 इयर्स प्रोग्राम है, जिसमें क्लास जो होगा 6 to 8 क्लास इसमें होगा, और जो एज ग्रुप होगा बच्चों का उसमें 11 to 14 ईयर्स ओल्ड के बच्चे होंगे। सबसे मेन जो इस स्टेज में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्लास 6 से ही बच्चों को अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। मतलब अगर कोई बच्चा कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहता है, आईटी के फील्ड में जाना चाहता है, कोडिंग करना चाहता है, गेमिंग सीखना चाहता है, तो उसको कोडिंग यहीं से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कोई बच्चा अगर मार्केटिंग फील्ड में जाना है तो उनको मार्केटिंग का नॉलेज इसी स्कूल से, मतलब इसी क्लास से उनको दिया जाएगा, इसी स्टेज पे दिया जाएगा। मतलब क्लास 6 से ही बच्चा अपने फ्यूचर के लिए सोच सकता है और चीज़ों को सीख सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर सकता है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा मैनेजमेंट में जाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो इसके साथ साथ इंटर्नशिप के लिए किसी शॉप या कंपनी में जाके वो एक एज अ मतलब ट्रेनिंग वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। अगर कोई आईटी फील्ड में जाना चाहता है तो वो किसी कंपनी में जाके स्कूल की तरफ से एक लेटर प्रोवाइड होगा जिसमें बच्चे का नाम होगा, वो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आज हमारा जो पुराना सिस्टम था जिसमें इंजीनियरिंग और बड़े बड़े जो कोर्सेस होते थे उसमें लोग करते थे इंटर्नशिप, जो भी मैनेजमेंट का होता था या बहुत सारे ऐसे कोर्सेस। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन क्लास 6 से ही मिल रहा है बच्चों को। क्लास 6 से ही वो एक्टिविटी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग वो सीख पाएंगे, जिससे बच्चे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, मार्केट नॉलेज भी होगा उनको, और हर एक चीज़ का, हर एक काम के लिए उनको अलग ही एक पहचान होगी, अलग ही नॉलेज होगा। जैसे कारपेंट्री हो गया या प्लम्बिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे कामों को बहुत अच्छे ढंग से बच्चे प्रैक्टिकल बेस सीख सकते हैं इंटर्नशिप करने के बाद। यहाँ पे बच्चे फिर से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर किसी भी फील्ड में बच्चे को जाना है तो यहीं से उनको सारा ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो फिजिक्स के साथ साथ अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो म्यूजिक भी सीख सकता है, किसी को साहित्य में इंटरेस्ट है तो वो इसके फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ साहित्य भी सीख सकता है। यहाँ पे सारे बैरियर्स को हटा दिए गए हैं। चलिए बात है नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 इयर्स का है, जिसमें क्लास 9 से 12 क्लास के बच्चे इसमें शामिल होंगे। और यहाँ पे जो एज ग्रुप होगा वो 14 to 18 ईयर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको, वो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर बच्चे को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो वो साथ में हिस्ट्री का भी ऑप्शन है, वो हिस्ट्री को भी एज अ सब्जेक्ट वो रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, सब्जेक्ट बैरियर यहाँ पे पूरी तरीके से हटा दिए गए, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हर एक स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको रास्ता यहाँ पे खोल दिए गए हैं, मतलब अपने स्ट्रीम को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक बोर्ड एग्जाम का डर होता था लोगों के मन में, 10 और 12 का जो बोर्ड होता है उसका एक अलग ही हवा बना हुआ है यहाँ पे, जिसके एग्ज़ाम के डर से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, जिससे वो थ्योरी तो रटते थे लेकिन उन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता था बच्चों को, जो कि पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। एक जो डर था बोर्ड का, वो बोर्ड तो रहेगा ही लेकिन एज यूजुअली सिर्फ एक क्लास के जैसा होगा। यहाँ पे बच्चों को मतलब 2 तरीके से बच्चे एग्ज़ाम यहाँ पे देंगे, एक तो उनका सेल्फ असेसमेंट होगा, दूसरा उनका प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा। ये तो हो गई स्कूल शिक्षा की बात। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए? सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ है कि जो भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम होगा वो 4 इयर्स का होगा, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक में है, वो फर्स्ट ईयर क्रॉस कर चुका है और उसका जो मन है वो बीटेक में नहीं है, उसको आगे कुछ और करने का मन है, उसे बाद में समझ में आता है, तो यहाँ पे आपको करियर चूज करने का ऑप्शन है। जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, 1 साल ही आपने पढ़ा है, तो आप वहाँ से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आपने जितना भी पढ़ा है 1 साल के लिए आपको पूरा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो भी आपका स्कोर है वो उस सर्टिफिकेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप दूसरे फील्ड में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। अगर आपने 2 इयर्स आपने पढ़ाई करी है और आपने छोड़ दिया है तो आपको 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है।
इसके साथ साथ यहाँ पे हायर एजुकेशन में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो एमफिल था पहले लास्ट एजुकेशन पॉलिसी में, यहाँ पे एमफिल को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके लिए मैं आपको और यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि जो भी आईआईटी और आईआईएम लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते थे और जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी उसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएंगे जो कि आईआईटी और आईआईएम लेवल के होंगे। और उसके साथ साथ रिसर्च के लिए, रिसर्च स्टडी के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के अंतर्गत काम करेगा। यहाँ पे हायर एजुकेशन में मैं आपको बताता चलूँ कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो था इसको एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इन सब चीज़ों में इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी सारी चीज़ें इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। ये तो हो गई हायर एजुकेशन की बात। आइए अब हम देखते हैं टीचर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो पहला चेंज हुआ है यहाँ पे टीचर एजुकेशन के लिए यहाँ पे हुआ है NCFTE का यहाँ पे गठन किया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 यहाँ पे किया गया है जो कि 2022 से लागू हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 2030 तक 2030 तक मिनिमम जो डिग्री होगी, जो क्वालिफिकेशन होगा एक टीचर के लिए, वो 4 इयर्स बीएड प्रोग्राम यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होगा बीएड का वो यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे और दिया गया है सेल्फ इवोल्यूशन के लिए, कि टीचर जब भी पेपर इवोल्यूट करेगा उसके बाद स्टूडेंट भी खुद के पेपर को इवोल्यूट कर सकता है, सेल्फ इवोल्यूशन कर सकता है। उसके साथ साथ एक कॉलम यहाँ पे मज़ेदार और दिया गया है कि उसके क्लासमेट्स भी इवोल्यूशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के कॉपीज़ को चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट सेल्फ इवोल्यूशन करने के बाद खुद की कैपेबिलिटी वो समझ पाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये है कि दूसरे भी उनकी कैपेबिलिटी को समझेंगे और उनको सजेशन दे सकते हैं, मतलब ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो कि स्कूल एजुकेशन में यहाँ पे लॉन्च किया गया है 10 डेज जो है बैगलेस होगा स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 10 दिन ऐसे होंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्कूली स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कि 10 दिन वो बिना बैग के ही वो स्कूल आ सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करेगा। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि बहुत ही बेस्ट है, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिले, यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ एवोल्यूशन प्रोग्राम मिल रहा है, टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट यहाँ पे की जा रही है, मार्केट नॉलेज मिल रहा है बच्चों को, हर एक चीज़ बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, टाइम सेविंग प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं जो कि बहुत बेस्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बताता चलूँ आपको कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि लोगों ने अभी सामने रखा है, कुछ पत्रकार हैं, कुछ पॉलिटिशियंस जो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो थ्योरेटिकली तो बहुत ही अच्छा है, जो कि ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन अगर हम उसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका, ठीक है ना, तो वो फेल हो सकती है। क्योंकि जो हमारा बजट है जिसके हिसाब से हम, जैसे पुराना जो हमारा रिकॉर्ड है उसको अगर देखते हुए हम बात करें तो इस हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे फेल होता दिख रहा है, मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो पॉइंट रखा है लोगों ने कि जो भी लैंग्वेज होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा शायद कि बच्चा क्लास 5 तक जो है रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकता है, ये उसके पास ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम फिक्स करते हैं, अगर गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है तो बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई साउथ का बच्चा है, तमिल में वो सीख रहा है, 5 क्लास तक उसने तमिल में सीख लिया, वो सिर्फ तमिल जान रहा है, और उसके बाद अगर वो महाराष्ट्र शिफ्ट होता है, उसकी फैमिली शिफ्ट होती है, तो वो मराठी में अगर सीखता है तो उसको बहुत ज़्यादा वेरी होगा, लैंग्वेज यहाँ पे वेरी करना पड़ेगा, वेरी हो जाएगा, जिससे बच्चे को समझने में काफ़ी परेशानी होगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज को फिक्स नहीं किया जाना चाहिए, लैंग्वेज शुड नॉट बी फिक्स्ड। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लोगों ने रखा है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें स्टेट को बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब जो भी डिसीजन लिया गया है, जो पॉलिसी बनाई गई है जिसमें स्टेट का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी ऐसा नाम नहीं है, कोई भी मतलब डिस्कशन नहीं किया गया है स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लोग कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ है कि पूरा का पूरा जो पावर है सेंटर के ऊपर होगा, सेंट्रलाइज होगा, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसके साथ साथ एक और है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो लोगों का कहना है, क्योंकि जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ानी होगी, कंप्यूटर लैब्स लाने होंगे, फैसिलिटीज़ बढ़ानी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर।
तो अगर मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन की बात करूँ एज अ टीचर, तो मुझे यहाँ पे ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है। अगर मैं एक शिक्षक के नाते आपसे बात करूँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से ये मतलब मैंने रिसर्च किया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि बच्चे थ्योरी तो रट लेते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं होता। इस पॉलिसी के अंतर्गत बच्चे को हर एक चीज़ कवर किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है बच्चे का करियर चूज करने का ऑप्शन से लेके टाइम सेविंग प्रोग्राम, स्विच स्ट्रीम प्रोग्राम, बहुत बेस्ट है ये। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट जो हमारी है, उसको इसके अंतर्गत हमारे बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो हमारा करंट जो बजट है 2020 या 21 का जो बजट है 99,300 करोड़ है, जो कि 1.5 लाख स्कूल्स लगभग चलते हैं इंडिया के अंदर। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका हाल अभी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है आप बोल सकते हैं, जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर लैब्स नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं हर जगह। तो उन सब चीज़ों में ध्यान देना होगा। एक इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए वो कमेटी इस पे निरीक्षण करेगी, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है उसको अच्छे ढंग से देखेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप एक नया बजट बनाएं नेक्स्ट ईयर, और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जो ये ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप अपना एफर्ट देते हैं, आप न्यू बजट करते हैं, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये था मेरा ओपिनियन। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई सजेशन है या मुझसे कोई गलती भी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।